तो कुछ दिनों के बाद जो है ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसमें एक्चुअली में थोड़ा-सा समस्या ये हो गई थी कि बारिश के कारण जो है छत में पानी जमने लगा था और उसके लिए जो है प्रबंध करना था, तो काफ़ी शीट-वीट बिछाना पड़ा। शीट में भी जो है पानी जमा हो जा रहा है, तो उसको ढ ढ ढलान कैसे बनाएँ इसके बारे में है कुछ चिंता करनी पड़ रही है। इस कारण से थोड़ा डिस्टर्ब था मैं। अभी भी कुछ-कुछ काम बाकी है, लेकिन खैर जो मुद्दा हम लोग आज उठाने वाले हैं वो है कि कल शाम तक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की जो है रूस यात्रा जो है कन्फर्म हुई है और 8 और 9 तारीख को वो संभवतः रूस में रहेंगे। और यूक्रेन में जो लड़ाई शुरू हुई है रूस के द्वारा और उसके बाद में पश्चिमी देशों के समर्थन से यूक्रेन ने भी टकराव बनाए रखा है अभी तक। 2022 के बाद ये पहली बार जो होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो रूस की यात्रा पर होंगे। जो देखने वाली बात होगी वो ये कि क्या मोदी और पुतिन गले मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जो रूस यात्रा है ये एक कोई सामान्य विदेश नीति में कोई एक एक और विदेश यात्रा नहीं है प्रधानमंत्री की। रूस यात्रा जो है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। भारत में जितने भी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनके जिनके सपने हैं कि वो अमेरिका और यूरोप में जाके बसें या वहाँ पे व्यापार करें या वहाँ पढ़ने जाएँ या वहाँ पे घूमने जाएँ, है ना? और जो है इसके लिए जो है ये रूस यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कैसे? है ना? जो मैं बात कह रहा हूँ दोनों में कोई तारतम्य तो साबित करना पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जो है ब्रिटेन में चुनाव हुए, इटली में चुनाव हुए, उसके बाद में फिर यूरोपियन संसद के चुनाव हुए, उसके बाद में फिर फ्रांस में चुनाव हुए हैं अभी, है ना? तो हर जगह नीदरलैंड्स में चुनाव हुए हैं। इसके अलावा मुझे लगता है स्लोवाकिया में चुनाव हुए हैं, हंगरी में जो है सत्ता में जो बने हुए हैं, है ना? तो ये यूरोपीय देश जो हैं या अमेरिका में भी ट्रंप जिस तरह से जो हैं अपनी दावेदारी कर रहे हैं और जिस तरह की नीतियों के लिए वो जाने जाते हैं और बाइडन बाइडन दावेदार तो हैं, लेकिन उनकी दावेदारी लगातार कमज़ोर हो रही है और जितना ज़्यादा वो इस बात पर इस बात पर अड़े रहेंगे कि वो राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल रहें, उतना ज़्यादा वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त डिबेट चल रही है कि क्या बाइडन जो हैं उनकी उनकी हालत ऐसी है कि वो जो है अगले 4 साल के लिए राष्ट्रपति जैसे पद पर जो है वो सुशोभित हो सकें और क्या वो ट्रंप को हरा पाएँगे? ये दोनों बातें जो हैं काफ़ी डिबेट चल रही है वहाँ पर। तो जो मुद्दा है वो ये कि अगर आप देखें तो यूरोप और अमेरिका में जो है एक ख़ास तरीके की पॉलिटिक्स जो है उसने सर उठाया है मजबूती से। और जो वैश्वीकरण है वो कहीं न कहीं पीछे जा रहा है। वैश्वीकरण जो है वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया है और हो सकता है कि उसको गाड़ी से उतार भी दिया जाए। और जो एक मज़हब आधारित और रेस के आधार पर यानी कि आपकी जो नस्ल है, नस्ल के आधार पर जो है, जो राजनीति है वो ज़ोर पकड़ रही है, पश्चिमी देशों में और इसके हिसाब से जो है ये समझना बहुत आवश्यक है कि अगर ऐसे पॉलिटिक्स के रहते, अगर रूस जो है वो डिस्टेबलाइज़ हो जाता है, अगर रूस जो है वो आर्थिक संकट में फँस जाता है और रूस का एक बार और विभाजन अगर होता है, तो ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ा संकट होगा पूरे पूरे विश्व के लिए क्योंकि जो ग्लोबल साउथ हैं, जो दुनिया के निम्न और मध्यम वर्ग आय देश हैं, तो दुनिया के ऐसे देश हैं जो 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 मिडिल इनकम कहला सकते हैं, जो लोअर इनकम के देश हैं, वो कहला सकते हैं, उनके लिए पश्चिम के सारे मौके बंद हो जाएँगे। है ना? जो रूस के जो समान नस्ल के समझे जाने वाले, समान मज़हब के समझे जाने वाले लोग हैं, उनको ही जो है तरजीह दी जाएगी पश्चिम में काम करने के लिए और बदले में जो है रूसी संसाधन वगैरह जो है जिस पर आज जैसे भारत जो है बहुत बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीदता है, सस्ते दाम पर। रूस में भारत का काफ़ी निवेश भी है और भारतीय कंपनियों के लिए वहाँ पे मौके अभी बढ़ते जा रहे हैं अब। यूक्रेन वगैरह में भी अगर जब शांति होगी तो वहाँ पर भी जो है पुनर्निर्माण का काम होगा, तो वहाँ बड़े पैमाने पर जो है भारतीय लोगों के लिए भी मौके होंगे। लेकिन जो सवाल है कि अगर जो है
जिस तरह की राजनीति फ़िलहाल अमेरिका और यूरोप में सर उठा रही है और अगर उसके बाद जो है अगर रूस में जो है सत्ता परिवर्तन हो जाता है या किसी प्रकार की अस्थिरता आ जाती है या किसी प्रकार का जो है वहाँ पर अगर टूट-फूट की संभावना बनने लगती है, तो जो है ये मान के चलिए कि भारत और दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया और अफ्रीका, इन सब देशों से जो लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम जो हैं पश्चिमी देशों में जा कर के हम अपना भविष्य बनाएँगे, वहाँ पे पढ़ लिख के आएँगे, ये सपने आपके कुचले जाएँगे। इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। दूसरी बात ये भी है कि जो जो भी नीतियाँ हैं वो फिर उसको ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश है और काफ़ी वहाँ आबादी है। माने पश्चिमी देशों के हिसाब से तो बहुत आबादी है वहाँ पे। तो उस हिसाब से जो है फिर वो उन्हीं से काम चलाएँगे, आपकी ज़रूरत बहुत कम रहेगी, है ना? जो भी अलग-अलग नस्ल के लोग हैं, अलग-अलग मज़हब के लोग हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी पश्चिमी देशों में काम करने के लिए और इसका इसका ज़ाहिर-सी बात है कि आपको नुकसान होगा। दूसरी बात ये भी है कि फिर जब वो देखेंगे कि हाँ, ये इनकी ज़रूरत अब हमको नहीं है, तो फिर वो जो सैनिक कार्रवाई, सैनिक घेराबंदी ये सब जो है चालू कर देंगे, जो इसके लिए वो जाने जाते हैं। है ना? पहले भी हम जानते हैं 1971 में भारत की तरफ जो है बड़े आक्रामक ढंग से जो है अमेरिका और ब्रिटिश की नौसैनिक जो पोत हैं, वो बढ़ रहे थे और उस समय सोवियत यूनियन ने जो एक कम्युनिस्ट स्टेट था, उसने जो है भारत के पक्ष में जो है आक्रामक रुख दिखाया जिसके बाद जो है भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो वर्तमान जो मोदी जी की रूस यात्रा है, उसको सिर्फ़ इस रूप में ना देखा जाए कि रूस हमारा बहुत बड़ा हथियारों का विक्रेता है और सस्ता तेल मिल रहा है और ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो बात नहीं है। बात ये है कि पश्चिमी देशों में अगर एक बार रूस अस्थिर हो गया और रूस की आबादी जो है उसको मौके चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको व्यवसाय चाहिए और वो उनको अपनी सरकार से नहीं मिलेंगे या उनके पास वो स्थिर सरकार नहीं होगी, तब फिर जो है वो जो है बड़े पैमाने पर जो है यूरोप में और अमेरिका में काम ढूँढने जाएँगे। यूरोप और अमेरिका में उनको तरजीह मिलेगी और बाकी जो एशिया और अफ्रीका के लोग हैं, उनको जो है वो किनारे कर दिया जाएगा। सीधी-सी बात है ना? तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि रूस जो है वो स्थिर रहे, मजबूत रहे और इसके लिए जो है भारत को जो है थोड़ा रिस्क भी लेकर के अगर जो करना पड़े वो करना चाहिए और मेरे ख्याल से विदेश नीति के मामले में जयशंकर और मोदी जी जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है। शुरू से जो है उन्होंने कभी रूस को अस्थिर होने नहीं दिया, रूस को चीन पर निर्भर होने नहीं दिया, रूस की जो अखंडता है और जो उनकी उनकी आबादी के लिए जो कुछ पैसे चाहिए कम से कम जीने-खाने के लिए, उसके लिए जो है वो तेल खरीद रहे हैं बड़े पैमाने पर। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इसको 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 बड़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए, तारीफ़ होनी चाहिए। ये अपने भारत के हित के लिए जो है ये किया जा रहा है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये बहुत दूरदर्शी सोच है। ये बहुत ही दूरदर्शी सोच है कि जो है रूस को बनाए रख कर के जो है कहीं न कहीं अमेरिका और जो बाकी पश्चिमी यूरोप के देश हैं, जो नेटो के देश हैं, उनके जो बहुत ही घातक इरादे हैं, जो खतरनाक इरादे हैं, उन पर पानी फेर दिया गया है और इसको जारी रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि भारत ने अभी हाल में ईरान के चाबहार में निवेश किया है, तो ये बिल्कुल भारत ने बता दिया है पूरी दुनिया को कि वो जो है रूस के साथ चाबहार के माध्यम से जो है एक बहुत ही लंबे अवधि के लिए जो है वो एक ट्रेड बढ़ाना चाहता है व्यापार बढ़ाना चाहता है दोनों देशों की आबादी की खुशहाली के लिए और हम आपस में एक-दूसरे का ख़्याल रखें, एक-दूसरे पर निर्भर रहें, इसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मोदी जी की रूस यात्रा का संबंध है, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर कोई हिंदू मंदिर वहाँ का जो हिंदू समुदाय है, जो लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ठीक रूप में जो है एक हिंदू मंदिर वहाँ पे जो है ज़रूरत है कम से कम प्रतीक के रूप में कि यहाँ पे हिंदू समुदाय रहता है और उनकी उनकी उनको आप मान्यता दे रहे हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पे हिंदू मंदिर होना चाहिए। अभी भी वहाँ पर इस्कॉन के कुछ मंदिर चलते हैं, लेकिन वो जो हैं वो अलग-अलग बिल्डिंग में चलते हैं, है ना? वो मंदिर का स्वरूप नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसलिए जो है ये जो है ज़ोर पकड़ रही है भावना कि वहाँ पर जो है चूँकि भारतीयों से इतना अच्छा संबंध रहा है और भारतीय लोगों से आज का नहीं है, दशकों से संबंध रहा है। तो इसलिए जो है वहाँ पर हिंदू एक मंदिर बनने की वहाँ पर एक संभावना बनती है। दुबई में जो है प्रधानमंत्री मोदी के पहल पर बना हिंदू मंदिर, तो अगर रूस में भी ऐसी कोई बात होती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो दूसरी बात है वो ये कि
ये भी सुनने में आ रहा है कि रूस जो है अपने कुछ तोपखाने का जो गोला है वो यहाँ बनाने की सोच रहा है भारत में। इसका फ़ायदा भारत को भी होगा। दूसरी बात ये कि दोनों के रिश्ते मजबूत रहेंगे। इसके अलावा परमाणु बिजली के लिए जो है रूस की बहुत अच्छी पकड़ है इस टेक्नोलॉजी में, और अगर उसमें जो है वो सहयोग करता है भारत के साथ, अभी भी सहयोग कर रहा है, लेकिन अगर चूँकि अब भारत एक उत्पादन केंद्र बनना चाहता है, अपनी आबादी को नौकरी देना चाहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको जो है बड़े पैमाने पर साफ़ और सतत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए परमाणु संयंत्र लगाने के लिए जो है बड़े पैमाने पर समझौते हो सकते हैं, होने चाहिए। इस दौरे में होंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात है। एक जो महत्वपूर्ण विषय है, भारत और रूस दोनों की जो सुरक्षा है ना? जो जो देश की सुरक्षा है, जो क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की बात है, उसमें ये है कि एक दूसरे के सैन्य ठिकाने को इस्तेमाल करना और वहाँ से लाभान्वित होने का जो एक समझौता है, उस पर जो है बात आगे बढ़ सकती है। रूस की मीडिया में बहुत चर्चा है कि रूस ने एक मसौदे को जो है उन्होंने हरी झंडी दे दी है, अपनी सहमति दे दी है। अब भारत की ओर से जो है सहमति का इंतज़ार है। हो सकता है कि इस समझौते पर जो है भारत बिना कुछ कहे उन्होंने मौन स्वीकृति दे भी दी हो, और इस यात्रा में जो है वो उस पर हस्ताक्षर हो जाएँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि भारत में और भारत के आस-पास जितने सैन्य ठिकाने हैं भारत के, उसका उसका लाभ जो है वो रूस ले पाएगा, और रूस के जो सैन्य सैन्य ठिकाने हैं अपने क्षेत्र में, उसका लाभ जो है वो भारत ले पाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जो है हमारे आस-पास जो है जो हिंद महासागर है, जो बंगाल की खाड़ी है, जो अरब सागर है, यहाँ पर चीन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर चीन के बहाने से जो है अमेरिका का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। आज तो हमारे अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, कल को हो सकता है कि अ, तो वैसी स्थिति में जो है भारत अपनी क्षमताएँ बढ़ाए, वो तो ठीक है, लेकिन एक मित्र देश का होना भी यहाँ पे ज़रूरी है, और इसलिए जो है भारत रूस को यहाँ पर ला करके उनको भी यहाँ पर जो है चाहता है कि वो भी यहाँ पर नियमित रूप से आना-जाना करें, जिससे कि बाकी दोनों जो देश हैं उनके इरादों पर जो है कुछ लगाम लग सके, अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो। दूसरी बात ये है कि जो जो रूस है उसने अपने सैन्य ठिकानों का जो एक्सेस अगर देगा भारत को, तो इससे होगा ये कि जो आर्कटिक सागर है, जो पहले बर्फीला था लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तो अब वहाँ पर जो है शिपिंग के लिए रास्ता खुल गया है। तो अब जो है वहाँ पर जो है संसाधनों का बड़ा वो है भरमार है, तो वहाँ से व्यापारिक रूप में जो है चीन की आमदरफ़्त वहाँ बढ़ गई है। तो रूस चाहेगा कि सिर्फ़ चीन ना रहे वहाँ पर, जो है चीन का प्रतिद्वंदी भारत भी वहाँ पर आना-जाना करे, जिससे कि रूस को एक बैलेंसिंग एक्ट करने में मदद मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है। दोनों देश एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए जो हैं और अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए जो हैं कुछ मध्यम से अ, लंबी अवधि के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। अ, इसके अलावा जैसे कि है मेक इन इंडिया में जो है और कुछ हथियारों का मेंटेनेंस, ओवरहॉल वगैरह का जो है मामला जम सकता है। रूस जो है वो चेन्नई, व्लादिवोस्तोक, यानी कि जो रूस का जो सबसे सबसे जो पूर्वी कोना है, वो काफ़ी मॉस्को से बहुत दूर है वो। राजधानी मॉस्को से काफ़ी दूर है, और व्लादिवोस्तोक पोर्ट से जो है वो नियमित चेन्नई के बंदरगाह पर जो है वो जो कार्गो है वो उसका आना-जाना और उससे व्यापार का बढ़ाना जो है ये जो है एक बहुत दोनों देशों के बीच में इसको काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है, और इसके साथ में अफ़गानिस्तान को लेकर के भी जो है ब भारत और रूस में कहीं न कहीं सहमति बन गई है कि अब तालिबान की सरकार को स्थिर करना है। उसको मान्यता देना है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन तालिबान की सरकार को स्थिर रखना है, जिससे कि जो कम से कम जो आतंकी गतिविधियाँ हैं उन पर जो है लगाम लगाई जा सके, और उनको तालिबान को जो है इसमें मदद मिले कि वो अपने देश में जो है कोई गैर कानूनी गतिविधियों को जो है रोक सकें, जहाँ वो चाहें। और इस तरह से जो है भारत और रूस जो हैं वो दोनों मिल कर के इस क्षेत्र में तालिबान की मदद से जो है थोड़ा-सा शांति, स्थिरता और आतंकी गतिविधियों को कम करने की जो बात है उसमें आगे बढ़ पाएँगे, इस एजेंडे पर आगे बढ़ पाएँगे। अ, इसके अलावा फिर ये भी बात है कि मोदी जी जब जाएँगे वहाँ पर और रूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति को दुनिया को ये संदेश जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक चुना हुआ नेता, जो तीसरी बार चुना गया है, प्रचंड बहुमत से चुना गया है, वो आकर के जो है रूस के साथ
जो है वो संबंध प्रगाढ़ करने की बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं पुतिन को एक बहुत बड़ी राहत होगी कि जो पश्चिमी देशों का नैरेटिव है वो ध्वस्त होगा। एक बात ये भी है कि भारत जो है उसने हमेशा से ये कोशिश की है 2022 से खास तौर से कि पश्चिमी दबाव में कहीं पर ऐसा ना हो कि भारत और रूस के संबंधों में दरार आ जाए और चीन जो है वो पूरी तरह निगलने को तैयार हो जाए रूस को, क्योंकि रूस को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लेगा चीन। और फिर चीन कहेगा कि भाई हमारी बात मानो, क्योंकि तुम्हारा तो और कोई दोस्त है नहीं, है ना? तो ये जब मोदी जी वहाँ जाएँगे, जब शीर्ष शीर्ष नेतृत्व जब भारत का वहाँ जाएगा और उनसे मुलाकात करेगा पुतिन से, तो एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक संदेश ये जाएगा कि रूस भी कह सकता है चीन को, या चीन जो है ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा रूस को कि भाई तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है। भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, जो चीन का पड़ोसी है और दुनिया भर में जिनके लोग जो हैं, जो डायस्पोरा हमारा है भारत का, है ना? वो जो हैं वो साथ खड़े हैं और व्यापार में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो सेक्टर्स हैं उसमें जो है सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो है डॉलर को छोड़ करके और जो राष्ट्रीय मुद्रा है, अपनी-अपनी जैसे रुपया है, रूस का रूबल हो गया, तो इसमें जो है व्यापार करने को तरजीह देना, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम आपस में ज़्यादा व्यापार करें, जिससे कि ज़्यादा जो है लेन-देन हो और जो व्यापारी हैं, जो बैंक हैं, उनको रुपए और रूबल रखने की ज़रूरत हो। जब तक वो ज़रूरत नहीं पैदा होगी, तब तक फिर जो है वो जो है हमेशा बात ऊपर के स्तर तक ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। तो इसलिए जो है वो डॉलर को छोड़ करके जब हम रुपए और रूबल में जब हम व्यापार शुरू करेंगे या और किसी करेंसी में हम व्यापार शुरू करेंगे, तो इससे होगा ये कि जो अमेरिकी दखल है और जो अमेरिकी वीटो है हमारे संबंधों पर, वो कहीं न कहीं कम होगा और भारत के लिए जो है एक बड़ा जो है एक अच्छा एक मतलब बढ़ने का, एक प्रगति करने का स्थान जो है उनको मिलेगा। मेरे ख्याल से जुलाई 11 को जो है भारत ने विदेश मंत्री स्तर की एक मीटिंग बुलाई है बिम्स्टेक देशों की। बिम्स्टेक जो हैं वो ऐसे देश हैं जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के आस-पास जो मौजूद देश हैं, उनको उनको शामिल करके गुट बनाया गया है। सार्क को ठंडा करके बिम्स्टेक को आगे बढ़ा रहा है भारत, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान था, पाकिस्तान जो है हमेशा गड़बड़ करता रहा, सार्क ने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया। हम सुनते ही रहे कि एक कॉमन करेंसी होगी और अ, एक बड़ी रीजनल कनेक्टिविटी होगी, रीजनल ट्रेड होगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये सब सुनते ही रहे, लेकिन ये सब कभी आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मंशा थी वो कभी थी ही नहीं कि वो व्यापार करे, वो पाकिस्तान की मंशा थी कि वो आतंकवाद को आगे बढ़ाए। तो इसलिए जो है सार्क को जो है पूरी तरह ठंडा करके और बिम्स्टेक को आगे बढ़ाया गया है। तो जुलाई 11 को जो है ये बैठक है विदेश मंत्री स्तर की, और जुलाई 9 को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को से निकल के ऑस्ट्रिया चले जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि रूस और भारत जो हैं वो मिल कर के जो है इस बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जितने भी देश हैं, जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जो कि अमेरिकी वर्चस्व से डरते हैं, और चीन के प्रभाव से भी, चीन का जो कर्ज का जाल है उससे बचना चाहते हैं। तो भारत और रूस मिलकर के जो है इन देशों को कुछ एक ऑफ़र कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो है हम कुछ ऐसा करें, पर्यटन का मामला हो, है ना? एक कॉमन वीज़ा प्रोग्राम हो कि भई एक देश का वीज़ा लेकर के इन सारे ही देशों में आप घूम सकते हैं, जैसा कि यूरोप में मामला है। तो वैसा कुछ जो है प्लान किया जा सकता है, और रूस भी जो है वो ये कहे कि भई हम सभी को जो है समान रूप में, बिम्स्टेक देशों को सभी को समान रूप में जो है हम एक ही दाम पे तेल देने को तैयार हैं, रिफाइन होगा भारत में और उसके बाद में आस-पास के सभी देश जो है वो भारत से खरीदें। ये भी एक बात हो सकती है। तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं, लेकिन मॉस्को यात्रा के बाद में जो है फिर ये जो यात्रा होने वाली, ये जो बिम्स्टेक की बैठक होने वाली है, ये अपने आप में संदेश देती है कि भारत काफ़ी गंभीर है अपने क्षेत्र में, अपने आप को जो है एक नेता साबित कर पाए हर तरह से, और आर्थिक और सुरक्षा के रूप में जो है वो नेतृत्व देने की क्षमता विकसित हो। तो इसमें भी रूस काफ़ी सहायता कर सकता है। ये बात हो गई, इसके अलावा फिर जैसा मैंने कहा प्रतीकात्मक भी बहुत सारा संदेश है। अगले हफ्ते जो है मुझे लगता है जुलाई में ही अभी नेटो का एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है अमेरिका में। तो उस दौरान जब नेटो का जो है सम्मेलन होगा, उस दौरान जो है जब मोदी जी वहाँ पे जाएँगे, तो रूस के लिए एक बहुत बड़ा नैरेटिव बिल्डिंग का मौका होगा कि चूँकि रूस हमेशा से जो है नेटो के खिलाफ संघर्ष करता रहा है, उस पे आरोप लगाता रहा है,
नेटो से खतरे की बात कहता रहा है। तो अगर नेटो का सम्मेलन हो रहा है, उस दौरान भारत जैसा बड़ा देश और उसके जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो जब मॉस्को आएँगे और पुतिन से मिलेंगे, तो ये होगा कि भाई सैनिक गठबंधन का जो है दौर अब नहीं रहा। जब जब मोदी जी ने खुद ही कहा था कि ये युद्ध का दौर अब है नहीं। तो उस तरफ भी संदेश होगा कि भाई नेटो भी जो है, जो यूक्रेन में कर रहा है उसको बंद करे और कोशिश करे कि यूक्रेन और रूस जो है वो एक टेबल के आर-पार बैठें और शांति की बात करें। तो इस तरह से भी ये एक मतलब विज़िट जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा था वही है कि जो एशिया और अफ्रीका के देशों का के लोगों को अभी व्यापार और शिक्षा और नौकरी के नाम से जो है और व्यवसाय के नाम से जो है यूरोप और अमेरिका में जाने मिलता है। अगर जो अमेरिका करना चाह रहा है रूस में कि रूस को अस्थिर कर दें, रूस को जो है हम फँसा करके और उनको जो है उनके आर्थिक रूप से एकदम इतना विध्वंस कर दें कि वहाँ पर जो है अव्यवस्था फैल जाए, सरकार जो है वो ना रहे और इतना बड़ा देश जो है अस्थिर हो जाए। तो वो जो रूसी लोग हैं, वो नस्ल और मज़हब के हिसाब से जो हैं वो यूरोप और अमेरिका से अलग नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर जो है वो वही चाहेंगे कि जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ जा कर के और वहाँ पर जो है नौकरी ढूँढेंगे और उनके कंपनियों को अपने यहाँ स्थान देंगे और जो बाकी जो एशिया और अफ्रीका के जो लोग हैं, इनका पत्ता कट जाएगा। ये बहुत 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 बड़ी संभावना है ना? तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है वो रूस को स्थिर और एक मजबूत रखे और एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर हम बढ़ें, निर्णायक रूप में।